हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आप सभी का अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। देखिए स्टूडेंट्स, बात कर रहे हैं चैप्टर 7 के बारे में, ट्राइंगल्स। और आपसे जैसे कहा था कि लास्ट क्लास के अंदर कि काफी इंपॉर्टेंट यूनिट स्टार्ट किया है ट्राइंगल, क्योंकि इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंस सिर्फ ये चैप्टर ही नहीं है, इस चैप्टर के जो भी प्रॉपर्टीज अपने यूज कर रहे हैं वो नेक्स्ट वाले चैप्टर्स के लिए भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, जिसको अपने ने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल करके। तो कॉन्ग्रुएंस वर्ड का मतलब मैंने बहुत अच्छे से आपको लास्ट लेक्चर में क्लियर किया था कि कॉन्ग्रुएंस वर्ड का मतलब क्या होता है, आइडेंटिकल फिगर्स। अब बहुत सारे फिगर्स आइडेंटिकल्स हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली कॉन्ग्रुएंट उस फिगर सिस्टम्स के लिए यूज करते हैं व्हेन वन फिगर इज सुपर इम्पोज टू द अदर फिगर एंड दे विल कंप्लीटली कवर टू ईच अदर। जब दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लेते हैं, दैट मींस दीस टू फिगर्स आर नोन एज द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। इसके बाद में ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंस के रेस्पेक्ट में आपने बात करना स्टार्ट किया, और ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंस के रेस्पेक्ट में ये अपने पास में इंफॉर्मेशन थी कि ट्राइंगल्स के अंदर टोटल 6 पार्ट्स होते हैं, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। तो अगर वो कॉरेस्पॉन्डेंस अगर पार्ट्स आपस में इक्वल है, then the two triangles are said to be congruent to each other। लेकिन होता क्या है कि ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंसी के अंदर आपको सारे पार्ट्स को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया होते हैं, कुछ स्पेसिफिक कॉन्ग्रुएंस रूल्स होते हैं। अगर वो वहां पे उन क्वेश्चंस में फॉलो हो रहा है गिवन कंडीशंस के साथ, तब आप डायरेक्टली भी उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके और जो भी उसका रिमेनिंग पार्ट है उसको आप इक्वल बता सकते हो बाय द प्रॉपर्टी सीपीसीटी, जैसे मैंने आपको लिखवाया था कॉपी में, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सीपीसीटी वर्ड का मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्लियर बेटा? तो आज की क्लास में कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की जरूरत होती है। क्या हर क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होता है ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना? नहीं, कुछ क्वेश्चंस में ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना गिवन होता है, और कुछ क्वेश्चंस में आपको कुछ ही गिवन कंडीशन के साथ अगर कोई रिजल्ट प्रूफ करना है, तो वो रिजल्ट प्रूफ करने के लिए आपको ऐसे दो ट्राइंगल्स के पेयर मिलेंगे उस क्वेश्चन में। क्या आप उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके फिर सीपीसीटी से जो भी उसका रिक्वायर्ड रिजल्ट है उसको आप इक्वल बता देंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी के बेसिकली अभी तक आपके पास में वैसे बात करें तो दो ही रूल है, पहला एसएएस साइड एंगल साइड, एंड सेकंड एएसए दैट इज एंगल साइड एंगल। लेकिन एंगल साइड एंगल के लिए एक और अदर रूल्स आपको बताया था, दैट इन प्लेस ऑफ एएसए वी कैन आल्सो यूज एएएस, क्योंकि अगर दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड अगर इक्वल है तो डेफिनेटली एंगल सम प्रॉपर्टी से थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। तो आपके पास में साइड इंक्लूडेड भी हो सकता है तो भी रूल अप्लाई हो सकता है। अगर इंक्लूडेड साइड यूज कर रहे हैं तो एएसए लिखेंगे, और अगर साइड इंक्लूडेड नहीं है तो फिर आप एएएस क्राइटेरिया को यूज करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, बात करते हैं कि गिवन कंडीशन क्या है, क्वेश्चंस में क्राइटेरिया लिखने का तरीका क्या रहेगा, कैसे उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन के अंदर, in given figure ACBD is a quadrilateral, in given figure ACBD is a quadrilateral। क्वेश्चन आप लोगों को लिखना है, मैं लिखवा रहा हूं, in given figure ACBD is a quadrilateral in which ACBD is a quadrilateral in which AC is equal to AD and AB bisects angle A। In given figure, in quadrilateral ACBD, AC equal to AD and AB bisects angle A, prove that BC is equal to BD। प्रूव दैट BC is equal to BD। अब देखिए बेटा, अब आपको बताते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी का कैसे आइडिया लगता है कि किस मतलब कौन से क्वेश्चंस में कॉन्ग्रुएंसी को यूज करना है। अब इस क्वेश्चन में कहीं पे कॉन्ग्रुएंट वर्ड यूज नहीं कर रहा है, लेकिन आपके पास में ये फिगर गिवन है, इस फिगर के अंदर AC जो पार्ट है वो AD पार्ट के इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन आपसे कह रहा है। साथ ही आपको ये भी कहा जा रहा है कि AB बाइसेक्ट्स एंगल A, जो AB है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। तो एंगल बाइसेक्टर तो सबको पता होता है कि एंगल बाइसेक्टर का मतलब दैट लाइन डिवाइड द एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो इस एंगल ए के ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल है, ये आपके पास में गिवन है, और आपको रिजल्ट प्रूफ करना है BC इक्वल टू BD। आपको BC और BD को इक्वल प्रूफ करना है। तो सिंपल सी बात है कि जिन दो पार्ट्स को आपको इक्वल प्रूफ करना है उसमें से एक ट्राइंगल, एक साइड एक ट्राइंगल का पार्ट है, और जो दूसरा जिसके साथ जो इक्वल प्रूफ करना है
वो आपके पास में अदर ट्राइंगल का साइड है। तो इसका मतलब जो दो ट्राइंगल्स आपके फिगर में बन रहे हैं क्वाड्रिलेटरल के अंदर, ट्राइंगल, अपर ट्राइंगल, अब उसका सीक्वेंस कैसे लिखता है, ट्राइंगल का नेमिंग कैसे लिखता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा कॉरेस्पॉन्डेंस पार्ट्स किसके इक्वल है। लेकिन ये कंफर्म है कि अपर ट्राइंगल और ये लोअर ट्राइंगल्स को अगर आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो सीपीसीटी से कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से जो बीसी साइड है वो बीडी साइड के इक्वल होगा। मतलब एक आइडिया समझ में आ रहा है कि कॉन्ग्रुएंसी को क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट कैसे करना है, कि दो कंडीशंस, दो ट्राइंगल्स आपको यूज करने हैं, उन दोनों ट्राइंगल्स पेयर को कॉन्ग्रुएंट करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए तीन पार्ट्स इक्वल बताते हैं, आइडेंटिफाई करके देखते हैं कि कौन से तीन पार्ट्स इक्वल है। या तो कुछ क्वेश्चंस में गिवन होता है, या कुछ अपनी तरफ से कॉमन आइडेंटिफाई करना पड़ता है, या कुछ कॉमन एडिशन करके भी करते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो बहुत सिंपल है, स्टार्टिंग सिंपल क्वेश्चन से किया है कि अपर ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल्स के अंदर एक साइड पार्ट इक्वल गिवन है, AC और AD इक्वल गिवन है। एंगल A जो है वो बाइसेक्ट हो रहा है, इसका मतलब अपर पार्ट ऑफ एंगल A, लोअर पार्ट ऑफ एंगल A आपस में इक्वल है। तो एक साइड यूज कर लिया आपने इक्वल बताने में, एक एंगल यूज कर लिया। तो एक साइड और एक एंगल अगर यूज होता है तो या तो रूल आपके पास में SAS है और या आपके पास में रूल ASA है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या कोई ऐसा थर्ड पार्ट है जो या एज ए कॉमन दोनों में यूज हो रहा हो? तो बिल्कुल है, आपके सामने है। अपर ट्राइंगल और लोअर ट्राइंगल दोनों के अंदर जो साइड AB है, अपर ट्राइंगल और लोअर ट्राइंगल जो दोनों बन रहे हैं, उन दोनों के अंदर जो साइड AB है वो आपका कॉमन यूज हो जाएगा। तो बताइए, इस ट्राइंगल के दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल कॉरेस्पॉन्डेंस, दूसरे ट्राइंगल्स के दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब दो साइड्स और अगर इंक्लूडेड एंगल कॉरेस्पॉन्डेंस आपस में इक्वल है तो कौन सा कॉन्ग्रुएंट रूल लगेगा? SAS, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। और कॉन्ग्रुएंट होते ही सीपीसीटी से क्या कह देंगे? BC इक्वल टू BD। तो क्वेश्चन में कहीं पे भी कॉन्ग्रुएंट लिखा हुआ नहीं है, क्वेश्चन की गिवन कंडीशन और जो प्रूफ करना है उसके रिक्वायरमेंट से ये क्लियर हुआ है कि हाँ आप दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो सॉल्यूशन के अंदर तो ये सब चीजें समझने के पार्ट है। अब समझ में आने के बाद ना आपको तो डायरेक्टली कॉन्ग्रुएंसी से करना है। अब बात ये है कि ट्राइंगल का नेमिंग क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है कि अपर ट्राइंगल का नेम अगर आप ABC लिखते हो तो आपको पता है कि ABC में AB के कॉरेस्पॉन्डेंस दूसरे में भी AB यूज होगा, ABC है तो AC के कॉरेस्पॉन्डेंस AD यूज होगा। इसका मतलब सॉल्यूशन के अंदर आप जो ट्राइंगल का नेम लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC, अगर अपर ट्राइंगल का नेम ABC लिखा है तो ABC के साथ कॉन्ग्रुएंट होने वाले ट्राइंगल का नेम होगा ABD। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि AB है तो AB के कॉरेस्पॉन्डेंस AB ही लिखा जाए, ABC के साथ ABC में BAD भी यूज होता है, लेकिन क्योंकि AB जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब जो पार्ट फर्स्ट एंगल A का होगा वही पार्ट सेकंड एंगल A का होगा, इसलिए ABC के साथ ABD ही कॉन्ग्रुएंट होगा। अब इसको अगर SAS को फॉलो करते हुए लिखे तो सबसे पहले आपके पास में AC साइड और AD साइड क्यों इक्वल है, तो उसका ब्रैकेट में रीजन आपको हमेशा देना होगा हर कंडीशन के अंदर। AC और AD इक्वल है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद में आपको पता है कि SAS रूल क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि एंगल A बाइसेक्ट हो रहा है। तो अपर एंगल A का नेम हो गया BAC और लोअर एंगल नेम का हो गया BAD। और ब्रैकेट में रीजन क्या लिखेंगे? गिवन है, वैसे डायरेक्टली गिवन भी लिख सकते हैं और अगर डिटेल में लिखना चाहें तो AB बाइसेक्ट एंगल A। आपको ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है बेटा, AB बाइसेक्ट एंगल A, तो आपने BAC और BAD को इक्वल लिख दिया। और तीसरा पार्ट आपके पास में दोनों के अंदर जो कॉमन आ रहा है AB इक्वल टू AB। अब ये दोनों में इक्वल क्यों है? गिवन नहीं है, लेकिन ये दोनों में इक्वल इसलिए है क्योंकि ये दोनों में क्या है? कॉमन है। जो पार्ट कॉमन होगा दोनों के अंदर वो तो आपस में इक्वल होगा ही होगा, ये कॉमन पार्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या कंडीशन आ गया? ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट किसके साथ कॉन्ग्रुएंट होगा? ABC ABD के साथ। अब बताइए कौन से रूल से? साइड एंगल साइड, दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल है, साइड एंगल साइड SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। समझ में आ रहा है आप लोगों को? साइड यूज हो गया, फिर एंगल यूज हो गया, फिर साइड यूज हो गया, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। नेमिंग कॉन्ग्रुएंट का बहुत जरूरी है, कॉरेस्पॉन्डेंस ABC, एंगल A के साथ एंगल A आ रहा है, AB के साथ AB कॉमन आएगा, इसलिए ABC के साथ नेम ABD होगा, कुछ और लिखा तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। SS कॉन्ग्रुएंस रूल्स, देयरफॉर
अब क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब आप लिखेंगे देयरफॉर BC इक्वल टू BD। और BC इक्वल टू BD क्यों होगा? क्योंकि ये आपस में क्या है? CPCT। CPCT का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। CPCT वर्ड का मतलब बताया था आप लोगों को मैंने, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए उसके बाद आप डायरेक्ट ये कह सकते हैं BC इक्वल टू BD बाय द प्रॉपर्टी CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। समझ में आया आप लोगों को? तो ये रीजन होता है कि इस तरीके से आपको क्वेश्चंस में आइडेंटिफाई करना सीखना है कि हाँ ट्राइंगल्स में कब कॉन्ग्रुएंसी की जरूरत है, और कॉन्ग्रुएंसी को अप्लाई करने से पहले अच्छे से उन दोनों ट्राइंगल्स को स्टडी कीजिए। देखिए उसमें जो 3 पार्ट्स इक्वल बता रहे हैं वो किसी कॉन्ग्रुएंस रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। सिर्फ 3 पार्ट्स इक्वल होने से कॉन्ग्रुएंस नहीं हो जाता है। स्पेसिफिक अगर क्राइटेरिया, स्पेसिफिक अगर रूल फॉलो नहीं हो रहा है तो उसके 3 पार्ट्स इक्वल होने से कोई एडवांटेज नहीं है, ध्यान रखिएगा। कंप्लीट तीनों पार्ट एक ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल्स के 3 पार्ट्स के कॉरस्पॉन्डेंस इक्वल अगर हो रहा है तो ही उस कंडीशन में ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है। और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद में उसका कॉरस्पॉन्डेंस सीक्वेंस लिखना क्वेश्चन में दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो वो आपको खुद को समझ में आना चाहिए। और वो लिखने के बाद में फिर आपको CPCT से जो भी रिमेनिंग रिक्वायर्ड पार्ट है वो आपको इक्वल बताना है। क्लियर बेटा? तो ये है कॉन्ग्रुएंसी का बेसिक। इस तरीके से कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टीज को क्वेश्चंस में आपको यूज करना सीखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखिए, इन फिगर AD एंड BC आर, इन फिगर AD and BC are equal perpendiculars. In given figure, AD and BC are equal perpendiculars. क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर? In given figure, AD and BC are equal perpendiculars. Prove that CD bisects AB. Prove that CD bisects AB. अब देखिए ये फिगर गिवन है, फिगर वैसे आपको दे रखा है और फिगर की जो इंफॉर्मेशन है वो भी मैंने आपको लिखवा दी। इन गिवन फिगर AD एंड BC आर टू इक्वल परपेंडिकुलर्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि AD और BC इक्वल भी है और साथ ही साथ AD और BC परपेंडिकुलर भी है। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर का मतलब जिस पॉइंट पे वो मिलेंगे वहां पे एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन में आपको इक्वल भी गिवन है परपेंडिकुलर्स और साथ ही साथ परपेंडिकुलर है, तो A पॉइंट पे और B पॉइंट पे एंगल भी 90 बनेगा। और आपको ये प्रूफ करना है क्या? CD bisects AB। ध्यान रखिएगा क्या प्रूफ करना है? CD bisects AB। जो CD लाइन है C से D वो AB को बाइसेक्ट करेगा। तो AB को बाइसेक्ट करेगा मतलब आपको ये प्रूफ करना है कि OA और OB आपस में इक्वल है। तो फिर से वही बात है, स्टूडेंट्स कहते हैं सर कॉन्ग्रुएंसी का आइडिया कैसे लगेगा मेरे को? तो देखिए आपके सामने 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं, है या नहीं है? बोलिए, 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स में आपको ये देखना है कि क्या कोई 3 पार्ट्स ऐसे इक्वल है जिससे कि ये कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। अगर कोई 3 पार्ट्स आपने ऐसे इक्वल बता दिए जो कॉन्ग्रुएंस रूल को फॉलो कर रहा है और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो CPCT से इस ट्राइंगल का OA और इस ट्राइंगल का OB आपस में इक्वल हो जाएगा, जिससे कि आप ये कह सकते हैं CD bisects AB। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि 3 पार्ट्स आपको इक्वल आइडेंटिफाई करना है, चाहे वो गिवन है, चाहे कॉमन है या कुछ और है। तो देखिए सिंपल सी बात है, दोनों ट्राइंगल्स में अगर कंसीडर करें तो सबसे पहले तो ये जो एल्टीट्यूड लेंथ है ये आपस में इक्वल है, गिवन है। AD और BC आपस में इक्वल गिवन है। उसके बाद में एल्टीट्यूड है तो A पे भी राइट एंगल बनेगा, B पे भी राइट एंगल बनेगा, 2 पार्ट्स हो गए। अब बात आती है तीसरा पार्ट इक्वल लेने की। तो तीसरा पार्ट इक्वल कौन सा यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में? इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में whenever 2 lines intersect, 6 चैप्टर से सबको पता रखा है, लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर से, if 2 lines intersect then which pair of angle will form at the intersection point? Yes, vertically opposite angle। तो O पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो आपस में इक्वल होगा। अब इसके इक्वल होने के पीछे रीजन कॉमन नहीं है या गिवन नहीं है, इसके इक्वल होने के पीछे रीजन सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब आप एक बार बताइए, जो आप 3 पार्ट्स इक्वल बता रहे हैं उसमें 2 तो आपके एंगल है और एक आपका साइड है, लेकिन क्या दोनों एंगल्स में साइड इंक्लूडेड है? क्या नहीं है।
और आपको मैंने ये बताया भी था कि दोनों एंगल्स में साइड इंक्लूडेड होना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर दो एंगल्स इक्वल है तो साइड अगर नॉन इंक्लूडेड भी है तो भी वो कॉन्ग्रुएंसी का रूल फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि अगर दो एंगल्स इक्वल है तो डेफिनेटली एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से जो रिमेनिंग थर्ड एंगल यहाँ पे डी पॉइंट पे बन रहा है और यहाँ पे जो सी पॉइंट पे बन रहा है ये भी आपस में इक्वल होगा। लेकिन इसको इक्वल बताने के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी लिखो, फिर आप ए ऐसे लिखो, ऐसा जरूरी नहीं है। आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं क्या, ए एस एंगल एंगल साइड रूल भी डायरेक्ट अप्लाई होता है। आई थिंक समझ में आ गया आप लोगों को कॉन्ग्रुएंट कैसे करना है। अब बात आती है कि जब दोनों ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट के तीन पार्ट लिखेंगे ए एस से, तो ट्राइंगल्स का नेमिंग क्या रखना है वो आपको सोचना है। तो अगर इंपॉर्टेंट इस ट्राइंगल का नेम आप फिक्स कर दिया, अगर सपोज दैट आपने क्या लिखा ए ओ डी, अगर इस ट्राइंगल का नेम ए ओ डी है तो डेफिनेटली ए ओ डी के कॉरेस्पॉन्डेंस नेमिंग जो लिखा जाएगा वो क्या होगा, ए पे राइट एंगल बन रहा है तो यहाँ पे बी पे राइट एंगल बन रहा है, फिर ए ओ पे वर्टिकल अपोजिट बन रहा है तो इसमें भी ओ लेना होगा। तो ए ओ डी के साथ जो कॉन्ग्रुएंट होने वाला ट्राइंगल है उसका कॉरेस्पॉन्डेंस नेम क्या होगा, बी ओ सी। ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये आप सीख गए ट्राइंगल का नेम लिखना तो फिर आपके सॉल्यूशन में आपको कभी भी प्रॉब्लम ही नहीं होगा। सॉल्यूशन के अंदर इन ट्राइंगल, लोअर ट्राइंगल का नेम अगर आपने एओडी लिखा है तो एओडी के साथ कॉन्ग्रुएंट होने वाले ट्राइंगल का नेम सिर्फ और सिर्फ बीओसी हो सकता है, इसके अलावा और कुछ भी लिखा तो गलत है, ध्यान रखिएगा। एओडी और बीओसी के अंदर सबसे पहले एडी इक्वल टू बीसी, तो एडी और बीसी इक्वल होने के पीछे रीजन क्या है, गिवन ही है क्योंकि एल्टीट्यूड आपको इक्वल दे रखा है, एडी इक्वल टू बीसी। इसके बाद में एंगल OAD इक्वल टू एंगल OBC, OAD के साथ OBC इक्वल है क्योंकि वैल्यू कितना दे रखा है 90 डिग्री। इसके बाद में एंगल AOD के साथ इक्वल कौन है, एंगल BOC, किस प्रॉपर्टी से इक्वल है, VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दो तो एंगल्स यूज कर रहे हैं, एक नॉन इंक्लूडेड साइड, ये देख लीजिएगा डायग्राम के अंदर जो दो एंगल्स यूज हो रहे हैं उसमें से एक वर्टिकल अपोजिट एंगल है, एक राइट एंगल है और तीसरा आपके पास में साइड है। दो एंगल्स और नॉन इंक्लूडेड साइड है, तो ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट होगा, AOD कॉन्ग्रुएंट होगा किसके साथ, BOC के साथ। कौन से रूल से, तो रूल आपका लग रहा है कौन सा बेटा, AAS, कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल लग रहा है बताइए, AAS, एंगल एंगल साइड। तो जैसे ये कॉन्ग्रुएंस रूल हुआ देयरफॉर सीपीसीटी से क्या कहेंगे, OA इक्वल टू OB, OA और OB इक्वल होने के पीछे रीजन क्या हो गया, सीपीसीटी। हैंस इसका मतलब क्या हो गया, जो CD है वो बाइसेक्ट करेगा, CD बाइसेक्ट्स AB। OA इक्वल टू OB सीपीसीटी से इक्वल हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, CD बाइसेक्ट्स AB। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कॉन्ग्रुएंसी को कैसे यूज करना है। क्वेश्चन में बताइए, कॉन्ग्रुएंसी का यूज समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट करना है। गिवन इंफॉर्मेशंस और जो प्रूफ करना है उसके बीच में ये रिलेशन आपका बन रहा है कि तीन पार्ट्स आपको इक्वल मिल रहे हैं जो किसी क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, SAS या AAS या ASA। तो उनमें से अगर कोई क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है तब आप उन दो ट्राइंगल्स के नेमिंग लिखिए और नेमिंग लिख के और उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके और फिर आपको सीपीसीटी का यूज करना है। समझ में आ गया आप लोगों को, इस तरीके से क्वेश्चंस में आपको अप्लाई करना सीखना है। क्लियर है? बात करते हैं एक दो और सिंपल क्वेश्चंस के बारे में। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में लिखे इन द गिवन फिगर two parallel lines L and M, in the given figure two parallel lines L and M, in the given figure two parallel lines L and M intersected by two parallel lines L and M intersected by another parallel lines. In the given figure, two parallel lines L and M intersected by another parallel lines P and Q. Another parallel lines P and Q prove that
two parallel lines L and M intersected by another parallel lines P and Q, prove that, और prove that करके ये आपको क्वेश्चन में प्रूव करना है क्या बेटा, prove that triangle ABC, अब यहां पे कॉन्ग्रुएंट आपको क्वेश्चन खुद कह रहा है, प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CDA, क्या प्रूफ करना है आपको, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CDA। अब देखिए बेटा, L और M पैरेलल है हॉरिजॉन्टल लाइन, और इधर से P और Q भी पैरेलल है जो वर्टिकल पेयर है, दोनों पैरेलल लाइंस पेयर है। आपको पता है 6th चैप्टर के अंदर जब दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट पे एंगल्स बनता है वो मे बी कॉरेस्पॉन्डिंग मे बी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। तो ABC ट्राइंगल ABC के साथ कॉन्ग्रुएंट किसको प्रूव करना है, CDA। तो बहुत सिंपल सा रीजन है, आपको पता है कि ये दोनों वर्टिकल लाइंस पेयर पैरेलल है और ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस पेयर पैरेलल है। तो अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो यहाँ पे A पे और यहाँ पे C पे जो एंगल बनेगा वो कौन सा एंगल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और इसी तरीके से अगर L और M पैरेलल है इसका मतलब AD और BC पैरेलल हो गया। तो AD और BC अगर पैरेलल है तो इस पॉइंट C पे जो एंगल बनेगा और इस पॉइंट A पे जो एंगल बनेगा ये आपस में इक्वल हो जाएगा, कौन सी प्रॉपर्टी से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसीलिए देखिए मार्किंग कैसे किया है, यहाँ पे सिंगल आर्क मतलब ये एंगल आपस में इक्वल है, और यहाँ डबल आर्क मतलब ये एंगल्स आपस में इक्वल है, इधर ये ऑल्टरनेट से इधर ये ऑल्टरनेट से, और दोनों के बीच में AC साइड आपका क्या हो जाएगा, कॉमन होगा, दोनों के बीच में AC साइड क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। क्लियर है? तो सॉल्यूशन में लिखना स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल का नेम आपको दे रखा है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। एक ट्राइंगल आपका ABC है और दूसरा ट्राइंगल आपका CD है, ठीक है। तो ABC और CDA में देखिए, सबसे पहले मैं ABC के अंदर A पॉइंट पे जो एंगल का नेम है वो आपका है एंगल BAC। यहां से देखिएगा, इधर ये देखिए Z ऐसे बन रहा है, एंगल BAC। तो BAC के साथ जो इक्वल एंगल होगा वो कौन सा होगा, ACD होगा। एंगल BAC इक्वल टू एंगल ACD, कौन सी प्रॉपर्टी से, AIA, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में भी कौन सी लाइन पैरेलल है, P पैरेलल Q, क्योंकि ऑल्टरनेट के दो पेयर बन रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा ऑल्टरनेट पेयर का यूज हो रहा है, P पैरेलल Q। इसी तरीके से इस ट्राइंगल ABC में A हो गया, तो अब इसका जो C एंगल का नेम है वो क्या होगा, BCA। तो आप क्या लिखेंगे, एंगल BCA। अब BCA के साथ यहाँ पे BCA इस ट्राइंगल का हो गया, तो इस ट्राइंगल में DAC, कौन सा एंगल काम आ जाएगा, DAC। ये भी इक्वल है क्योंकि ये भी कौन सा एंगल पेयर बन रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और इस बार कौन सी लाइन पैरेलल होने से, L पैरेलल M। क्लियर है बेटा? ये हॉरिजॉन्टल लाइन L, ये हॉरिजॉन्टल लाइन M पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल बन रहा है तो Z दिख रहा है आपको। तो एक P और Q पैरेलल होने से, एक आपका L और M पैरेलल होने से, और दोनों के बीच में AC इक्वल टू AC, AC और AC जो दोनों के बीच में है वो क्या हो गया, कॉमन हो गया। AC इक्वल टू AC क्या हो गया आपके पास में, कॉमन। तो क्या रिजल्ट आएगा, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CDA। ABC के साथ CDA कॉन्ग्रुएंट होगा, कौन से रूल से बताइए, एंगल फिर साइड और फिर एंगल। तो ASA, कौन सा रूल लग रहा है, ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। और जैसे आप कॉन्ग्रुएंट बताएंगे तो बस आपको इस क्वेश्चन में तो फिलहाल यही प्रूफ करना था, ABC कॉन्ग्रुएंट CDA, ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। इसमें CPCT का कोई यूज नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ आपको ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट ही करना है। तो आपने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का यूज करते हुए पैरेलल लाइंस की कंडीशन से ASA एंगल साइड एंगल रूल से ट्राइंगल को क्या प्रूफ कर दिया बेटा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर। समझ में आ गया? तो इस तरीके से गिवन कंडीशंस को यूज करना है और आपको समझना है कि गिवन कंडीशन से जो भी एंगल्स बन रहे हैं, या तो वो कॉमन एंगल है या कॉरेस्पॉन्डिंग है या ऑल्टरनेट है, या किसी न किसी कॉमन एंगल को ऐड करना है जिससे कि रिक्वायर्ड रिजल्ट आपका प्रूफ हो पाएगा। क्लियर है?
समझ में आ गया आप सबको? लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखिए इन द गिवन फिगर, और फिगर ड्रॉ कर लीजिए पहले। फिगर आप लोगों को नोट करना है बेटा, फिगर नोट कर लीजिए, फिर बताता हूं इसमें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखिए इन द गिवन फिगर, क्वेश्चन में लिखिए इन द गिवन फिगर ए बी इक्वल टू ए डी, इन द गिवन फिगर ए बी इक्वल टू ए डी, कॉमा ए सी इक्वल टू ए ई, ए बी इक्वल टू ए डी, कॉमा ए सी इक्वल टू ए ई, एंड करके लिखा हुआ है एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी, बी ए डी इक्वल टू ई ए सी दे रखा है। प्रूव दैट बी सी इक्वल टू डी ई। अब देखिए बेटा, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं कि कैलकुलेशन डिफिकल्ट, इंपॉर्टेंट इसलिए कि सिर्फ एक छोटा सा लॉजिक है इस क्वेश्चन के लिए। देखिए ए बी इक्वल टू ए डी है, तो ए बी और ए डी इक्वल हो गए। सेकेंड कंडीशन में आपके पास में ए सी पार्ट, ए सी और ए ई इक्वल है, जो इक्वल है वहां पे सिंगल लाइन, जो इक्वल है वहां पे डबल लाइन। एंगल में देखिए यहाँ पे बी ए डी, ये बी ए डी जो ए बी और ए डी के बीच में बन रहा है एंगल बी ए डी, और इधर आपका एंगल ई ए सी, इधर आपका एंगल ई ए सी। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, ये साइड्स आपस में इक्वल है, ये साइड्स आपस में इक्वल है, और आपको बीसी और डीई को अगर इक्वल प्रूफ करना है तो देखिए गिवन इंफॉर्मेशन और जो प्रूफ करना है उसके बीच में पहले ट्राइंगल को कनेक्ट करते हैं कि कौन सा ऐसा ट्राइंगल पेयर है जिसको कॉन्वेंट करने से गिवन कंडीशन का भी यूज हो जाए और रिजल्ट भी प्रूफ हो जाए। तो बीसी साइड, तो बीसी को लेके, तो बीसी अगर साइड को लेते हैं तो ट्राइंगल ए की पॉसिबिलिटी नजर आ रहा है, वो आपका है ए बी सी, क्योंकि एबीसी में गिवन साइड ए बी यूज हो जाएगा और एबीसी के अंदर गिवन साइड ए सी भी यूज हो जाएगा। तो इसका मतलब कंफर्म है कि ट्राइंगल एबीसी तो लेना होगा। अब एबीसी में बीसी तो आ जाएगा, दूसरे साइड में डीई चाहिए, तो डीई को लेके, तो डीई को लेके फिर ए की पॉसिबिलिटी है, वो है आपके पास में ए डीई, डीई को लेके ए डीई, तो एडीई में गिवन एडी साइड यूज हो जाएगा और एडीई में गिवन एई साइड यूज हो जाएगा। तो साइड्स तो डायरेक्टली यूज हो जाएंगे दोनों कॉन्टेंट जो आप प्रूफ करने वाले हैं, लेकिन प्रॉब्लम आएगी एंगल को लेके। क्यों? क्योंकि जो ट्राइंगल आप एबीसी लेंगे, तो देखिए बेटा एबीसी में आपको पता चल रहा है कि ए के अंदर जो गिवन है उसके अलावा ये क्वेश्चन मार्क वाला पार्ट काम आएगा, कौन सा? डीएसी। और इधर एडीई जो ट्राइंगल लेंगे उसमें भी जो एंगल पार्ट गिवन है उसके अलावा यही पार्ट फिर से कॉमन काम आएगा, कौन सा? जिसमें मैंने क्वेश्चन मार्क किया हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी अगर एडजेसेंट पार्ट जो दोनों पार्ट्स के बीच में कॉमन रिलेशन बना रहा है, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस कॉमन पार्ट को या तो उस दोनों इक्वल पार्ट्स में ऐड कर दीजिए या उन दोनों इक्वल पार्ट्स में सेपरेट कर दीजिए। तो यहाँ पे जो कंडीशन फुलफिल होगा वो आपको पता चल रहा है कि दोनों जो एंगल इक्वल है उसमें अगर ये क्वेश्चन मार्क वाले एंगल को दोनों तरफ ऐड कर दें तो इधर से बन जाएगा बी ए सी और इधर बन जाएगा ई ए डी। तो आपके पास में दोनों ट्राइंगल्स के इंक्लूडेड एंगल और दो साइड्स पेयर आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो ट्राइंगल कॉन्वेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें सेंस पहले गिवन कंडीशन का यूज करते हैं। कैसे? एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी, बी ए डी इक्वल टू ई ए सी। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये गिवन है। अब यहाँ पे जो दोनों इक्वल है तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एडिंग एंगल डी ए सी ऑन बोथ साइड, एडिंग एंगल डी ए सी, डीएसी को दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो डीएसी को अगर दोनों तरफ ऐड करते हैं तो बताइए क्या बनेगा? एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी, और इधर आपके पास में ई ए सी के साथ भी डी ए सी। तो अच्छे से देख लीजिए फिगर के अंदर,
कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। BAD प्लस DAC, ये देखिए इधर BAD प्लस DAC, तो दोनों मिलके एंगल का नेम क्या हो रहा है? एंगल का नेम हो रहा है BAC। और इधर आपके पास में EAC के साथ जब DAC को ऐड करोगे तो पूरा नेम क्या बन जाएगा? एंगल EAD, एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब आप कॉन्ग्रुएंट यूज कीजिए। तो ट्राइंगल का नेम भी आपको खुद को लिखना होगा। ए का पार्ट दोनों में काम आ रहा है, तो ट्राइंगल का नेम हो गया ABC, और ABC के साथ जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा ABC के साथ वो क्या होगा? ADE। ABC के साथ जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट में काम आएगा वो ADE काम आएगा। अब 3 पार्ट्स इक्वल बताने हैं, तो पहले साइड को बता दो। AB इक्वल टू AD, क्यों है AB और AD के इक्वल? क्योंकि ये गिवन है आपके पास। ये देखिए फिगर के अंदर ABC का AB साइड और ADE का AD साइड, तो AB इक्वल टू AD गिवन हो गया। इसके बाद में एंगल बता दीजिए, एंगल जो आपने इक्वेशन 1 में इक्वल बता रखा है। BAC किसके इक्वल है? EAD के। क्यों इक्वल है? क्योंकि जो 2 पार्ट्स इक्वल थे उसमें आपने कॉमन पार्ट को ऐड किया और रिजल्ट आपका इक्वेशन 1 में इक्वल आ गया। इसके बाद में तीसरा साइड वापस ले लीजिए, तो ABC में AC साइड काम में आएगा और ABC में ADE का AE साइड काम में आएगा। तो AC इक्वल टू AE, ये भी क्वेश्चन में आपके पास में गिवन हो जाएगा। तो 2 साइड्स और एक एंगल, तो इसका मतलब ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा किसके साथ? ADE के साथ। ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ADE के साथ। कौन से रूल से? कौन से रूल से बताओ? 2 साइड्स और एक एंगल अगर है तो कौन सा रूल लगा? 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल SAS। सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि एंगल DAC जो कॉमन एंगल है ना, उसको दोनों इक्वल एंगल्स के साथ ऐड करना है, तब आपके पास में एंगल इक्वल हो गया। साइड इक्वल दे रखा है ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से, और जैसे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ देयरफॉर अब आप CPCT से ABC का BC और उसका DE इक्वल बता देंगे। कौन से रूल से? CPCT। समझ में आ गया बेटा? तो BC इक्वल टू DE बाय द विच प्रॉपर्टी? CPCT। तो ये क्वेश्चन है बेसिक रिलेटेड टू SAS और ASA और AAS कॉन्ग्रुएंस रूल से रिलेटेड। कुछ ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अच्छे से इनको रिवाइज कीजिए। टेक केयर। थैंक यू स्टूडेंट्स।